हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए कहानी सियाह आवाजें अंधेरों की का अगला भाग लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियां लेकर आती रहूं, तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले भाग में आपने सुना कबीर और आशिता उस अजीब से घर में ही थे जब एक अनन्या नाम की लड़की वहां आती है। वो डरी हुई है और बताती है कि किसी काले साई ने उसके पति गौरव को मार दिया है। ये सुनकर आशिता डर जाती है क्योंकि उसने भी एक काले साई को देखा था। बाद में पता चलता है कि अनन्या ने ही अपने पति को मारा था क्योंकि वो भी उसे मारने की सोचे बैठा था। वो इतनी देर से ड्रामा किए जा रही थी। गौरव वहां आता है और कुछ संयोग ऐसा होता है कि वो अनन्या को मार देता है, लेकिन तभी उसे भी वो काला साया खिड़की से खींच ले जाता है। अब आगे दोनों अब भी सदमे से उस खिड़की को देख रहे थे, जैसे वो खिड़की ना होकर नरक का कोई द्वार हो। बाहर बिजलियां चमकती रही। कबीर, आशिता सदमे से बोली। हाँ, कबीर भी वैसे ही स्वर में बोला। क्या था वो जो गौरव को ले गया? मुझे नहीं पता आशु, कबीर मरे स्वर में बोला। कबीर, हम भी मर जाएंगे क्या? आशिता, कुछ भी ऐसा मत बोलो, मैं हूं ना। आशिता के मुंह से वैसी बात सुनकर कबीर जैसे होश में आया। कुछ नहीं होगा, ओके, हम हमेशा साथ रहेंगे। सुबह हम इस घर से निकल जाएंगे, ठीक है? लेकिन अभी तो यहीं रहना होगा ना? क्यों? अब तुम्हारी अक्ल घास चरने चली गई क्या? अरे वो पता नहीं कौन है बाहर, वो जो गौरव को ले गया। उसके रहते हम कैसे बाहर जा सकते हैं? मुझे लगता है वो घर के पास ही घूम रहा है, कबीर बोला। आशिता ने हाँ में सिर हिलाया। चलो अब मदद करो, बोलकर कबीर आगे बढ़ा। उसने और आशिता ने बड़ी मुश्किल से एक भारी सा शोकेस धकेलते हुए उस खिड़की के सामने खड़ा कर दिया। हाँ, अब ठीक है, कबीर हांफता हुआ बोला। इसे हटाना आसान नहीं होगा उसके लिए। चलो घर के बाकी के खिड़की दरवाजे चेक कर दे। कबीर, आशिता कुछ सोचती हुई बोली। ये सब रहने दो, मुझे लगता है वो वैसे भी अंदर नहीं आ सकता। मतलब वो चीज, वो जो कुछ भी है, आशिता खोए स्वर में बोली। और ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? गौरव अंदर आ गया था, है ना, इस खिड़की को तोड़कर। तो वो काला साया भी क्यों नहीं आ जाता? वो तो गौरव से ज्यादा ताकतवर है ना, आशिता बोली। और कबीर इस बारे में सोचने लगा। उसकी बात में कुछ दम तो था। मुझे लग रहा है जरूर यही बात है, वो अंदर नहीं आ सकता। गौरव को भी वो हाथ बढ़ाकर खिड़की से खींचकर ले गया, क्योंकि वो तो खड़ा ही खिड़की के बिल्कुल पास था, आशिता याद करती हुई बोली। शायद तुम सही कह रही हो, हमें खिड़कियों से दूर रहना होगा। पता नहीं वो क्या बला है। किस्मत अच्छी थी, वरना वो तभी हम पर हमला कर सकता था जब हम यहाँ इस घर के अंदर आ रहे थे। अब क्या? मुझे डर लग रहा है और मुझे भूख लग रही है, कबीर माफी मांगने वाले अंदाज में बोला। आशिता ने उसे घूर कर देखा। क्या? अब भूख तो कभी भी लग सकती है ना, आशिता ने सर हिलाया और किचन की तरफ चल दी। तुम मुझे डरी हुई या इतनी सीरियस कभी अच्छी नहीं लगती आशिता। तुम तो मेरी इंस्पिरेशन हो, कबीर धीरे से बुदबुदाया। वो जानबूझकर माहौल बदलने के लिए इस तरह की हल्की फुल्की बातें बोल रहा था। तभी आशिता बीच में ही ठिठक गई और मुड़कर कबीर को देखा। कबीर, अच्छा मैगी ही बना दो। कबीर, वो सख्ती से बोली। क्या हुआ? अब कबीर संजीदगी से बोला। किचन में तो वो
है ना, अनन्या, मतलब उसकी लाश। हाँ तो लाश ही तो है ना, होने दो, क्या हुआ। मैं नहीं जाती किचन में, लाश देखकर सर घूमता है मेरा, मुझसे नहीं खाया जाएगा ऐसे में, बोलकर आशिता वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। अच्छा बाबा, मैं उसे वहां से हटा देता हूँ, ओके। और कहाँ हटाओगे, हमें बाहर नहीं जाना है, भूल गए। तो फिर, कबीर सर खुजाता हुआ बोला, उसे उस बाथरूम में बंद कर देता हूँ, ठीक है। ठीक, अगर कर दिया तो मैगी के साथ चाय भी पक्का, आशिता बोली। कबीर सर हिलाता हुआ पैंट्री की तरफ बढ़ा। सच तो ये था कि लाश के बारे में सोच सोचकर उसका भी कलेजा हिल रहा था, पर कर भी क्या सकता था। आशिता बैठी हुई कबीर के बाहर आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन बाहर आई एक चीख। आशिता हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। वो कबीर के ही चीखने की आवाज थी। अब क्या हुआ? वो जल्दी से किचन की तरफ लपकी। किचन पार करके पैंट्री तक पहुंची तो उसे मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा कबीर दिखाई दिया। वो सामने कहीं घूर रहा था। कबीर, क्या हुआ? तुम चीखे क्यों थे? तुम ठीक तो हो? अरे बोलो ना। आशिता ने उसे झकझोर दिया। कबीर बेहद सदमे में लग रहा था। उसने कांपती हुई एक उंगली सामने पैंट्री की तरफ दिखाई। आशु, आशु। हाँ कबीर। वो कहाँ गई? अनन्या की लाश? वो सुनकर आशिता ने भी जल्दी से सामने देखा। उसकी भी जान सूखने लगी। लाश गायब थी। अरे यही तो रखा था उसे, पैंट्री भी इतनी छोटी सी है, वो कहाँ जा सकती है? आशिता पागलों की तरह सर पकड़ी हुई बोली। आशिता, अगर वो जिंदा हुई तो, खुद ही चली गई तो? कबीर थूक गटकता हुआ बोला। ऐसा कैसे हो सकता है कबीर? 4 बार शूट किया था गौरव ने उसे, और मैंने खुद चेक किया था कि वो मर चुकी है। तो फिर घर में कोई भी नहीं है, तो लाश गई कहाँ? कौन ले गया? वो भी सोच ही रहे थे जब उनके सर पर कुछ खटर पटर हुई। दोनों ने चौंक कर ऊपर देखा। ये क्या हुआ? ऊपर कोई है क्या? कबीर ने जल्दी से ऊपर देखा। कैसे हो सकता है? हम ऊपर से ही तो आए थे जब अनन्या आई थी यहाँ। कुछ कह नहीं सकते, कबीर किचन के प्लेटफॉर्म पर मुक्का मारता हुआ बोला। कुछ भी हो रहा है इस घर में, है क्या ये घर? कबीर शांत, मत भूलो ऊपर से आवाज आई थी। ऊपर कोई हो भी सकता है ना, आशिता बोली। तो क्या करें अब? चलो चलते हैं, देखना तो होगा ना। उसने आगे बढ़कर कबीर का हाथ पकड़ा और मन मारकर दोनों सीढ़ियों की तरफ चल पड़े। दोनों ने ही अपने हाथ में कुछ न कुछ पकड़ रखा था, जिसे जरूरत पड़ने पर वो हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते। धीरे धीरे दबे पांव वो वहां ढूंढने लगे। आवाज किचन में सुनाई दी थी ना, मतलब जरूर वो वाला बेडरूम होगा, उसी के ठीक नीचे किचन है, आशिता फुसफुसाई और एक बंद कमरे की तरफ इशारा किया। पर वहां तो हम पहले ही देख चुके हैं ना। बेबी, तब हमने नीचे वो आवाज कहाँ सुनी थी? हो सकता है बाद में कोई वहां घुस आया हो। अब चलो। धड़कते दिल से वो उस बंद दरवाजे के सामने पहुंचे और एक दूसरे की तरफ देखा, मानो वो दरवाजा नहीं, किसी खूंखार जानवर के पिंजरे का गेट खोलने जा रहे हो। फिर एक झटके से कबीर ने वो दरवाजा खोल दिया। वो जल्दी से अंदर आया और उसके साथ आशिता भी आ गई। कौन है? कौन है यहाँ? सामने आओ। अरे कोई है क्या? कौन है? दोनों ने ही आवाज लगाई, लेकिन एक बार फिर जवाब उन्हीं मरघट जैसी खामोशियों ने दिया। उस कमरे में कोई नहीं था। अरे यार, कबीर अपने भारी जूते वाले पैर फर्श पर पटकने लगा। तो क्या सुना था हमने फिर? क्या क्या क्या? कबीर, आशिता ने उसे डांटा। पगला गए हो? क्या कर रहे हो ये? इससे क्या होगा? हाँ, चलो नीचे, मैं कुछ बनाती हूँ। पर वो आवाज दोबारा आई तो देखेंगे, अब चलो।
आशिता उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगी। वो दरवाजे तक ही पहुंचे थे जब धाड़, उनके पीछे एक जोरदार आवाज हुई और दोनों झटके से मुड़े। वो आवाज फर्श पर वहीं से हुई थी जहां कबीर अपने पांव पटक रहा था, जैसे उसी हरकत के बदले में हुई थी। कबीर और आशिता ने एक दूसरे को देखा। वो सुना तुमने? कबीर धीरे से बोला। आशिता ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में देखती हुई बोली, नहीं, मैंने नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना। ठीक, चलो अब। वो उस बेडरूम से बाहर निकले और उनकी नजर कोने के उसी बेडरूम पर पड़ी जहां रोशनी थी, जहां उन्हें सियाह नाम के उस अज्ञात लेखक की किताब मिली। बिना कुछ सोचे आशिता उसकी तरफ बढ़ी। अरे अब कहाँ जा रही हो आशु? कबीर ने उसे पुकारा, मगर आशिता उस कमरे में पहुंची। अब भी वहां सब कुछ वैसा ही रहस्यमय लग रहा था। वो अस्त व्यस्त सा कमरा, दीवार, वो लैम्प, फर्श और छत पर एक सीमित दायरे में फैली हुई पीली रोशनी, वो मेज पर रखी किताब। बस यही एक कमरा है जहां लगता है कि कोई रहता है, और ये भी खाली। कितना अजीब है ना? आशिता उस किताब को घूरती हुई बोली, मुझे लगता है ये किसी जहनी तौर पर बीमार शख्स का घर है जो ऐसी किताबें पढ़ता है। तभी घर की भी ये हालत है, अंधेरा और उजाड़, कबीर ने कहा और आशिता सोचती रही। यहाँ भी कुछ नहीं है, हम पहले भी देख चुके हैं। चलो अब, बोलकर कबीर मुड़ा, मगर आशिता खड़ी रही। आशु क्या सोच रही हो? कबीर के उसकी तरफ देखता हुआ बोला। अगर ये घर इस किताब के किसी पढ़ने वाले की जगह इसी किताब को लिखने वाले का हुआ तो? आशिता बोली। क्या मतलब? अगर ये घर इसी सियाह का हुआ तो? पागल हो, इतना शानदार घर, और वो किसी राइटर का। राइटर सारे फटीचर ही होते हैं, कुछ एक दो पॉपुलर हो जाते हैं सोशल मीडिया और फिल्म वगैरह से। और जितना मुझे याद आ रहा है, मैंने किसी ऐसे लेखक का नाम नहीं सुना, मतलब इस सियाह का। क्या पता, वैसे वो लेखिका भी हो सकती है। तुम फिर शुरू हो गई। ज्यादातर राइटर्स मेल ही होते हैं। हाँ, हम औरतों में इतनी अक्ल कहाँ जो लिख सके, आशिता ने ताना मारा। अब यार, इतने दिन तुम्हारे साथ बिताने के बाद मैं ऐसा कैसे सोच भी सकता हूँ कि औरतों में दिमाग नहीं होता? आशिता हंस दी। मस्का लगाना बंद करो। ठीक है, चलो अब, रात यही इस कमरे में बिताना है? ना बाबा ना, सियाह मैडम गुस्सा हो जाएंगी। रियली? कबीर ने आंखें चढ़ाई। ओके, सियाह भाई साहब गुस्सा हो जाएंगे। अब चलो। वो दोनों कमरे से बाहर चले गए। उस कमरे की खिड़की अभी भी खुली हुई थी। इस खुली खिड़की से ही आशिता ने बाहर उस रहस्यमय काले साए को देखा। अचानक उस खिड़की से एक मध्यम हवा का झोंका अंदर आया और मेज पर रखी हुई सियाह की उस किताब का एक पन्ना पलट गया। कबीर ऊँघता हुआ सा डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। पहले ही दरवाजे के बाहर से लॉक होने की गुत्थी उसके दिमाग में उलझन पैदा कर रही थी। अभी यह नया झमेला और आ गया। किचन में ऊपर से उन्हें जो आवाज सुनाई दी थी, वह क्या थी? ऊपर से एक दैत्य जैसा रहस्य तो अब भी मुंह बाए खड़ा ही था कि यह घर किसका है। अब तक यहाँ कोई आया क्यों नहीं? क्या वह मुसीबत में फंसने वाले हैं? दोनों ने ही एक दूसरे की हिम्मत बंधाई थी, यह बोलकर कि यह घर गौरव और अनन्या का ही था, और अब वह दोनों ही मर चुके हैं। वह यहाँ शांति से बस ये रात बिताएंगे और सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। मगर उन्हें नहीं पता था कि शांति तो जैसे उनसे रूठ ही चुकी थी। आशिता किचन में थी। उसे पैंट्री में कुछ नूडल्स के पैकेट मिल गए थे। वह उन्हें उबाल रही थी। दूसरे स्टोव पर चाय भी बनने को चढ़ा रखी थी। फिर उसने 2 बोल बरामद किए जिसमें वह नूडल्स परोसने वाली थी, लेकिन उन बोल पर धूल जमी हुई थी। उसने उन्हें सिंक में साफ किया और उनमें नूडल्स निकालने लगी। उसने चाय भी छान ली और सारा खाने पीने का सामान एक ट्रे में रख लिया। तभी उसकी नजर पड़ी कि सिंक में पानी इकट्ठा हो रहा था।
शायद कुछ कचरा फंस गया होगा। आशिता ने सिंक में उंगली डाली। पानी तो पास होने लगा, लेकिन उसकी उंगलियों से कुछ चिपक गया। जब उसने हाथ बाहर निकाला तो वह घुंघराले बालों का एक गुच्छा था। ईऊ! घिनाते हुए उसने डस्टबिन खोला और हाथ झटक दिया। बालों का गुच्छा डस्टबिन में जा गिरा। आशिता नूडल्स और चाय लेकर बाहर को चल दी। उसे अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि बालों का वह गुच्छा अचानक कहां से आया। जब वह बोल धो रही थी तब तो सिंक बिल्कुल साफ दिख रहा था। कहीं चिपका रहा होगा जो वो देख नहीं पाई। ऐसे सोचती हुई उसने अपने दिमाग से उसे झटक दिया। क्या सोच रहे हो? डाइनिंग टेबल पर चाय का घूंट भरती हुई आशिता बोली। सोचना क्या है, आज तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। अपनी नूडल्स से जैसे खेलता हुआ कबीर बोला। अब सोचना बंद करो और कुछ खा लो। बहुत देर हो गई, हमने कुछ नहीं खाया। ऐसे में भी दिमाग काम नहीं करता। आशिता ने उसे समझाया और अपने एक हाथ से उसका हाथ दबाया। सहमति में सर हिलाते हुए कबीर ने नूडल्स मुंह में डाला और लगभग तुरंत ही थूक भी दिया। अरे क्या हुआ? आशिता अपना कप टेबल पर रखती हुई जल्दी से बोली। यक! ये क्या है इसमें? कबीर ने उंगली अपने मुंह में डाली और कुछ लंबे लंबे बाल बाहर आ गए। उन्हें देखकर आशिता की आंखें भी हैरानी से फैल गई। बाल नूडल्स में? देखकर नहीं बना सकती थी? कबीर उसे लताड़ता हुआ बोला। उसे बाल से बहुत घिन आती थी जब वह खाने में पड़ जाए। आशिता ने एक दहशत भरी नजर अपनी नूडल्स के बोल पर डाली। ऐसा लग रहा था जैसे वह निर्दोष मासूम सा दिखने वाला नूडल्स का बोल भी कितना डरावना है। कबीर! वो धीरे से बोली। वह जब भी इस तरह सशंकित भाव से कबीर को पुकारती थी, कबीर का दिल भी डूबने लगता था। कबीर का भी चेहरा उतर गया। क्या हुआ आशु? वो नरम स्वर में बोला। मेरे बाल ऐसे घुंघराले थोड़ी हैं। उसने कबीर के नूडल्स की तरफ इशारा किया। हाँ, यह भी है। कबीर के चेहरे पर फिर परेशानी दिखने लगी। उन दोनों को ही महसूस हो रहा था कि यह किसी नई मुसीबत की शुरुआत है। फिर आशिता उठी और जल्दी से किचन में गई। उसने डस्टबिन खोलकर देखा। अभी अभी उसने बालों के उस गीले गुच्छे को इसमें फेंका था, लेकिन वह अब डस्टबिन में नहीं था। तभी पीछे से कबीर भी आ गया। क्या हुआ आशु? यहाँ क्यों खड़ी हो? आशिता ने बड़ी मुश्किल से अपनी रुलाई रोकी और अपना माथा मलने लगी। मैं पागल हो जाऊंगी। पता नहीं आज हमारे साथ ही ये सब क्या हो रहा है। अरे हुआ क्या? कबीर ने फिर पूछा। आशिता ने उसे बालों के गुच्छे के बारे में बताया जो अचानक ही सिंक में आ गया था। उसने उसे डस्टबिन में भी फेंका था, मगर अब वह वहां नहीं है। और कबीर को अपने नूडल्स में जो बाल मिले, शायद वही बालों का गुच्छा है, वही घुंघराले बाल। कबीर पैर पटकता हुआ गया और दोनों नूडल्स के बोल ले आया और उन्हें डस्टबिन में खाली कर दिया। उसने खाली बोल सिंक में पटक दिए। दोनों ही वहां खड़े खड़े परेशानी से सोचते रहे। आशिता अब धीरे धीरे सुबकने भी लगी थी। कबीर ने उसे अपनी एक बाह के घेरे में लिया और चुप कराने लगा। चलो यहाँ से चलो। वो आशिता को लेकर बाहर लिविंग रूम में आ गया। वो दोनों सोफे पर बैठ गए और कबीर ने उसे खुद से लगा लिया। वो रो रही थी और कबीर भी जल्दी जल्दी पलके झपकाता हुआ उसका सर सहलाता रहा। चुप, अब बस, शांत हो जाओ। हम और बोलता हुआ कबीर रुक गया। आशिता का सर उसके सीने पर था और वो उसके बालों में उंगलियां फिरा रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे उसकी उंगलियों में कुछ उलझ गया हो। आशिता के बालों से निकलकर कुछ उसके हाथ में लग गया हो। कबीर ने जब अपना हाथ आशिता के सिर से अलग करके देखा तो उसकी बोलती ही बंद हो गई। उसकी उंगलियों में कुछ रूखे घुंघराले बालों का गुच्छा था। कबीर उसे दहशत से देख रहा था। क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? आशिता सर उठाकर बोली। कबीर ने जल्दी से अपना हाथ झटका और आशिता समझ गई कि क्या हुआ हो सकता है। वो झटके से उठी और कबीर को भी खींच लिया। दोनों ही मुड़कर उस सोफे को घूरने लगे
जिस पर वो घुंघराले बालों का गुच्छा पड़ा हुआ था वो धीरे धीरे हिल रहा था, और इधर इन दोनों की हालत खराब थी, जैसे वो कोई जिंदा चीज हो। वो दहशत से पीछे हटने लगे। पीछे हटते हटते वो सीढ़ी से टकरा गए। वो बालों का गुच्छा भी हवा में उड़ता हुआ फर्श से होता उनकी तरफ बढ़ने लगा। बस समस्या ये थी कि तब हवा नहीं चल रही थी। कबीर चलो, ऊपर चलो, आशिता बोली। कबीर भी उसका हाथ पकड़े ऊपर जाने लगा। वो ऊपर पहुंचे, जल्दी से एक बेडरूम में गए और दरवाजा बंद कर लिया। कबीर ने पूरा बिस्तर हटा हटा कर देखा। वो मखमली चादर, नरम गिलाफ, मोटे तकिए, सबको देखा। सब ठीक है, बैठो। कबीर ने आशिता को बिस्तर पर बैठा दिया। खुद भी उसके साथ बैठ गया। उसने खुद पर और आशिता पर गिलाफ डाला। हम अब कहीं जाएंगे ही नहीं, कुछ नहीं करेंगे, यहीं रहेंगे सुबह होते तक, बस, कबीर बोला। आशिता ने कुछ नहीं कहा, बस दुखी रही। उन दोनों को ही लग रहा था बस किसी तरह ये मनहूस डरावनी रात बीते। कुछ देर बाद उन दोनों की ही आंखें झपकने लगी थी। वो बहुत थके हुए थे और काफी तनाव भी झेल चुके थे, इसलिए थकान के मारे अब नींद आ रही थी। कबीर ने धीरे से आशिता का सर एक तकिए पर रख दिया, फिर खुद भी एक दूसरे तकिए पर लुढ़क गया। अब जाकर कुछ चैन मिला था उन्हें और वो लंबी नींद लेने जा रहे थे, मगर आशिता ने आंखें खोल दी। उसे अपने कानों के पास कुछ रेंगता हुआ सा महसूस हुआ। क्या उसके तकिए में कुछ था? कोई छिपकली या फिर चूहा? आखिर वो बंद पड़ा घर था। वो बहुत ज्यादा परेशान थी और बिना सोचे समझे उसने अपने सर के नीचे रखे तकिए के खोल में हाथ डाल दिया। जब उसने हाथ बाहर लाया तो उसकी उंगलियों पर लिपटे हुए थे वही घुंघराले बाल। वह चीख मारती हुई उठ बैठी। कबीर भी उठ गया। क्या हुआ आशिता? वह आंखें मलता हुआ बोला। उसकी बस तभी आंख लगी थी। आशिता ने जवाब नहीं दिया। वो बस जोर जोर से अपना हाथ झटके जा रही थी। वो गुच्छा उसके हाथ से अलग होकर नीचे फ्लोर मैट पर जा चिपका। अरे यार धत, इसकी तो मैं। कबीर आगे बढ़ा, लेकिन कबीर नहीं। आशिता ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। हमें पता नहीं ये क्या चीज है, ये नॉर्मल तो नहीं लगता। वो कुछ संभली और बोली। पर ऐसे हम कब तक भागते रहेंगे आशिता? कबीर बुरी तरह खींचा। आशिता ने अब काफी हद तक संभाल लिया था खुद को और वो सोचने लगी थी। कबीर, वो फिर बोली। हाँ, शायद वो कमरा सेफ हो, वो जिसमें सियाह की बुक रखी हुई है। और ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि इस पूरे घर में बस एक वही कमरा है जहां ऐसे निशान मौजूद है मानो वहां कोई रहता हो। शायद इसलिए ही, क्योंकि वो सेफ है। मतलब ऐसा हो तो सकता है ना? कबीर सोचने लगा। आशिता जो बोल रही थी वो सरासर दूर की कौड़ी थी, मगर उनके पास कोई और चारा भी तो नहीं था। कई बार उसके मन में आया कि वो घर से बाहर भाग जाए, मगर उस खतरनाक काले लंबे साए का ख्याल आते ही उसकी हिम्मत जवाब दे जाती। मजबूरी में हाँ में सिर हिलाते हुए वो उस कमरे के दरवाजे की तरफ चल दिया। आशिता भी उसके साथ चल दी। फिर उसने पीछे मुड़कर पलंग के पास नीचे देखा तो बालों का वह गुच्छा गायब हो चुका था। वो दोनों अब उसी कमरे में थे। आशिता ने लाइट्स ऑन करने की कोशिश की, लेकिन हुई नहीं। उस कमरे में बस उसी लालटेन की पीली रोशनी थी। आधे घंटे बीत गए। ऐसा करो, तुम सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ, चलो थोड़ा आराम कर लो, कबीर बोला। ऐसे में क्या खाक नींद आएगी? मैं ठीक हूँ, आराम से हूँ, बोलकर आशिता वहीं उस मेज के सामने एक आराम कुर्सी पर बैठ गई। कुछ पल बाद कबीर भी उसके सामने एक दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। वह सो तो नहीं रहा था, पर किसी सोच में गुम था। उधर आशिता ने उस किताब को देखा और कुछ सोचते हुए उसे उठा लिया। क्या कर रही हो? यह बुक क्यों उठा ली? कबीर बोला। तो बैठे बैठे क्या करूं? दिमाग में वही सब घूम रहा है, वो सब जो अभी हुआ, आशिता परेशानी से बोली। कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कंधे उचका दिए। कबीर, कहीं वह अनन्या तो नहीं? अनन्या मर चुकी है, लेकिन उसके बाल घुंघराले भी थे, याद है?
कबीर ने इस बार जवाब तक नहीं दिया। आशिता बहुत परेशान थी, इसलिए शायद कुछ भी बोले जा रही थी। कुछ देर खामोशी से बीते। आशिता किताब पढ़ती रही और कबीर ऊँघता हुआ कमरे में इधर उधर देखता रहा। कुछ देर बाद जब उसकी नजर आशिता पर पड़ी तो वह चौंक पड़ा। वह बेहद डरी हुई लग रही थी। उसकी नजरें उस किताब पर स्थिर थी और आंखें भय से फैली हुई थी। आशु, क्या हुआ? इतना डर क्यों रही हो? कबीर, इधर आओ और इस बुक को देखो, कुछ अजीब है ये। अरे मतलब कुछ नहीं, बहुत ज्यादा अजीब है। आशिता दहशत से सर हिलाती हुई बोली, मानो जो सामने देख रही है उस पर यकीन नहीं कर पा रही है। कबीर ने भी अपनी कुर्सी उसके पास कर ली और झुककर वह पढ़ने लगा जो आशिता पढ़ रही थी। वह किताब किसी तरह की कहानी का संग्रह लग रही थी। उसी में एक कहानी का शीर्षक था द हेयर लॉक। कहानी कुछ इस तरह की थी। 30 साल पहले की बात है। अंजलि एक बिगड़ैल लड़की थी। वजह भी थी, उसे उसके पिता की अपार संपत्ति मिली हुई थी, लेकिन साथ ही मिली थी एक बोझिल जिम्मेदारी भी, जिससे अंजलि को बहुत कोफ्त होती थी। अंजलि की माँ ने एक रईस विधवा से शादी की थी। वह उनकी दूसरी पत्नी बनी थी। शादी के कुछ दिनों बाद अंजलि का जन्म हुआ। पति पत्नी और उनकी लाडली बेटी अंजलि जिंदगी मजे में कट रही थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसके माता पिता के बीच विवाद बढ़ने लगा। पता चला विवाद उनकी पहली पत्नी की संतान की वजह से। उनकी पहली पत्नी की मौत प्रसव के दौरान ही हो गई थी। उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन उस बच्ची की फूटी किस्मत। एक तो जन्म के समय ही माँ का आंचल सर से उठ गया, दूसरे वो जन्म से ही असामान्य थी। उसका दिमाग पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था। वो शरीर से बड़ी तो हो रही थी, लेकिन अपनी मामूली छोटी से छोटी दैनिक जरूरतों के लिए भी वह दूसरों पर निर्भर थी। उसका नाम निहारिका था। निहारिका को उसकी नानी ने पाला था। वह उसे बहुत प्यार करती थी। ऐसा कभी लगा ही नहीं कि वह उन पर किसी तरह का बोझ हो। निहारिका के पिता भी अब उसकी तरफ से निश्चिंत थे, बल्कि अंजलि की माँ के साथ शादी करके उन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत भी कर डाली थी। लेकिन उनकी जिंदगी में एक निर्णायक मोड़ तब आया जब निहारिका की नानी की मौत हो गई। अब निहारिका एक बार फिर से उनकी जिम्मेदारी थी। निहारिका के पिता उसे घर लाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ उनकी दूसरी पत्नी यानी कि अंजलि की माँ इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वह इस बात पर अड़ी हुई थी कि वह निहारिका को मानसिक रोगियों के देखभाल वाली किसी संस्था में भेज दे। लेकिन निहारिका उस घर में आ ही गई। वह अंजलि की माँ को बहुत खटकती थी। एक तो वह उन्हें बोझ लगती थी, दूसरे वो उससे बहुत जलती भी थी। एक तरफ जहाँ निहारिका बहुत सुंदर थी, तो दूसरी तरफ अंजलि बिल्कुल साधारण शक्ल सूरत की थी। निहारिका में जो चीज सबसे ज्यादा अंजलि की माँ की आंखों में चुभती थी, वह थे उसके घने लंबे घुंघराले बाल, जिसकी की सभी तारीफ किया करते थे। एक दिन गुस्से में उन्होंने कैंची उठाई और उसके बाल छोटे छोटे काट दिए। इस पर भी निहारिका के पिता से अंजलि की माँ की काफी बहस हुई थी और माहौल बहुत गर्म हो गया था। समय बीतने लगा। अंजलि की माँ के मन में निहारिका को लेकर जो जहर था, वह अब अंजलि के अंदर भी पनप रहा था। वो भी अपने बचपन से ही देखती आई थी कि निहारिका की वजह से उसके माँ बाप के बीच कितने झगड़े हुए थे। जब अंजलि ने कॉलेज पूरा कर लिया तो एक हादसे में उसके माता पिता दोनों की ही मृत्यु हो गई। माँ बाप का साया सिर से उठ जाने पर अंजलि दुखी तो थी, लेकिन इस बात से उसे राहत भी थी कि अब वह आजाद थी, क्योंकि उसके पिता बहुत सी बातों में टोका टाकी किया करते थे, जबकि अंजलि एक आजादी पसंद लड़की थी। लेकिन जब उसके पिता की वसीयत आम हुई तो अंजलि के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। संपत्ति में दोनों बहनों का बराबर का हिस्सा था, लेकिन अंजलि को उसका हिस्सा तभी मिलेगा जब वह अपनी मानसिक रूप से विकलांग बहन निहारिका की जिम्मेदारी उठाने का वायदा करेगी। मरता क्या न करता की तर्ज पर अंजलि इसके लिए तैयार हो गई, लेकिन ऐसे किसी रोगी की देखभाल अंजलि जैसी लड़की के लिए बहुत मुश्किल था। उसने उसके लिए नर्स भी रखी, सब कुछ किया, लेकिन निहारिका उसके लिए एक बंधन ही थी। और एक डर तो था कि उसे कुछ भी होने की दशा में सारी संपत्ति अंजलि के हाथों से जा सकती। हद तो तब पार हो गई जब अंजलि का बॉयफ्रेंड भी निहारिका की खूबसूरती के प्रति आकर्षित होने लगा। उसने अंजलि को बताया भी कि निहारिका का ध्यान कैसे रखा जाए। अब अंजलि के मन में असुरक्षा की भावना घर कर चुकी थी। उसने प्लान किया कि
कि उसे निहारिका का कुछ करना ही होगा। और फिर हादसों का क्या है, वो तो किसी के साथ भी हो सकते हैं। एक शाम वह दोनों बहनें घूमने निकली थी। अंजलि ड्राइविंग कर रही थी और निहारिका उसके साथ थी। उनके साथ निहारिका की नर्स भी थी। नर्स का होना जरूरी था, जिसकी पहले ही अंजलि ने जेब गर्म कर दी। आगे वो नर्स ही गवाही देने वाली थी कि सब बस एक हादसा था। कुछ देर बाद अंजलि ने कार रोक दी। वह निहारिका का हाथ पकड़े उसे घुमाने लगी। चलते चलते वह एक खाई के सिरे पर आ गए थे। अंजलि चुपके से निहारिका के पीछे गई। यह करना इतना भी आसान नहीं था। अंजलि ने आंखें बंद की और पूरी ताकत से निहारिका को धक्का दे दिया। जब उसने आंखें खोली तो पाया कि निहारिका अब भी बिल्कुल कोर पर एक झाड़ी में फंसी हुई थी। अपने दोनों हाथों से उसने उस कमजोर झाड़ी को पकड़ रखा था। अंजलि पास गई। उस पर तो जैसे शैतान सवार था। उसने निहारिका के हाथों पर अपने पैर रख दिए और बेरहमी से दबा दिया। निहारिका का हाथ छूट गया और वह गहरी खाई में जा गिरी। अंजलि के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उसने सोचा कि गलत भी क्या हुआ, आखिर निहारिका को भी तो अपने श्राप जैसे जीवन से मुक्ति मिल गई। वह वहां से जाने के लिए पलट ही रही थी जब उसकी नजर उसी झाड़ी पर पड़ी जिसे निहारिका पकड़कर लटकी हुई। उसी कटीली झाड़ी में फंसकर उसके घुंघराले बालों का एक गुच्छा वहीं रह गया था। आशिता ने पढ़ना बंद कर दिया और पगलाई नजरों से कबीर को देखा। कबीर के चेहरे पर भी बेहद उलझन के भाव थे। तो कबीर बोला, तो तुम पूछ रहे हो? तो अरे कबीर, होश में आओ। घुंघराले बालों का गुच्छा। ये संयोग है कि हमें भी एक अजीब भूतिया घुंघराले बालों का गुच्छा मिला है और इस किताब में भी ये कहानी है। आशिता आंदोलित स्वर में बोली। कबीर से कुछ बोलते नहीं बना। लेकिन आशिता, वो किताब में लिखी कहानी और हम। सुनो, आगे सुनो, बोलकर आशिता ने फिर वो किताब खोल ली। वो नर्स जिसने निहारिका की मौत पर झूठी गवाही दी थी ना, उसने कुछ ही दिनों बाद फांसी लगा ली। वो जिस भी ऊंची जगह से नीचे देखती, चाहे घर की छत हो, ओवरब्रिज हो, पुल हो, हर जगह से उसे वही खाई दिखती। वही खाई जहां से निहारिका नीचे गिरी थी। यही नहीं, खुद की तरफ देखती हुई निहारिका भी दिखती। और अंजलि, वो पागल हो गई और उसका ख्याल अब उसकी नानी रखती है। वो निहारिका की हालत में पहुंच गई। और जानते हो वो पागल क्यों हुई? क्योंकि हर जगह, हर चीज में उसे नजर आता एक घुंघराले बालों का गुच्छा। कबीर को भी अब डर लगने लगा था। उसने एक नजर आशिता, फिर उसकी गोद में रखी किताब पर डाली। क्या माजरा था? जो उनके साथ हो रहा था वो इस किताब में कैसे लिखा था? या फिर जो इस किताब में लिखा था शायद वो ही उनके साथ हो रहा था। तो क्या ये घर निहारिका का है? मतलब हो तो सकता है ना, वो मर गई, अंजलि पागल हो गई। पता नहीं कबीर, मैं तो आह बोलते हुए आशिता चीख पड़ी और उस किताब को वापस टेबल पर पटक दिया। हुआ ये था कि उसने अगला पन्ना पलटा था और वो ही बालों का गुच्छा सामने आ गया था। फिलहाल वो किताब के ऊपर धीरे धीरे हिल रहा था। कबीर, चलो यहां से, आशिता जल्दी से बोली और दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसे लगा था ये कमरा सेफ है, मगर यहाँ भी वो आ गया। लेकिन कबीर अपनी जगह से नहीं हिला। कबीर, तुम क्या? शांत, थोड़ा चुप रहो। कबीर ने हाथ बढ़ाकर उसे चुप कराया। फिर वो वहीं घुटने के बल बैठ गया। सामने मेज थी। मेज पर वो किताब थी जिस पर वो बालों का गुच्छा मौजूद था। कबीर उस पर झुका हुआ। उसके दिमाग में एक बात आई, अगर ये बाल निहारिका के ही हैं तो उसे आगे सोच समझ कर काम करना होगा। निहारिका मानसिक रूप से विकलांग थी। सभी उससे कन्नी काटते थे, उसे बोझ समझते थे और शायद निहारिका ये समझती थी। दिमागी रूप से कमजोर होने के बावजूद वो खुद के प्रति लोगों की इस तिरस्कार की भावना को महसूस कर सकती थी। अंजलि और नर्स को उसने सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाया था। एक पागल हो गई और दूसरी ने आत्महत्या कर ली। वो उनका अपना अपराध बोध भी तो हो सकता है ना। और अभी तक इस गुच्छे ने सिवाय उनके पीछे आने के उन्हें भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। ठीक। फिर कुछ सोचकर उसने अपनी हथेली मेज के पास कर दी। कबीर, पागल हो गए हो? आशिता चिल्लाई। कबीर ने जवाब नहीं दिया। वो बस उस गुच्छे को देखता रहा और फिर लगभग 30 सेकंड बाद वो गुच्छा
आहिस्ता से जैसे उड़ता हुआ कबीर की हथेली पर आ गया। आशिता की चीख निकल गई, लेकिन कबीर शांत रहा। उसने अपनी हथेली करीब लाई और कहा, सॉरी निहारिका, हमें तुमसे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। हम बस डर गए थे। लेकिन तुम्हारे डर की तुलना में हमारा डर तो कुछ भी नहीं। तुमने तो मौत को देखा था ना। कबीर बहुत ही मार्मिक आवाज में बोला। आशिता अपने पति को घूरती रही, जो उसकी समझ से पागल हो गया था। लेकिन कबीर ने अपनी नजरें उस गुच्छे से नहीं हटाई। बहुत दुख होता है ना तुम्हें जब लोग तुमसे कतराते हैं, तुमसे दूर भागते हैं। मुझे भी होता था। स्कूल में मेरा भी कोई दोस्त नहीं था। मैं समझ सकता हूँ, मगर निहारिका ये सही नहीं। तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा। ये तुम्हारी दुनिया नहीं। यहाँ कोई तुम्हें नहीं समझेगा। पागल तुम नहीं, ये लोग पागल हैं। इसलिए सब हमारी तरह तुमसे दूर ही भागेंगे। इसलिए प्लीज अब जाओ, प्लीज निहारिका, कबीर ने बेहद भावुक लहजे में कहा। वो बालों का गुच्छा शांत रहा। हो गया तुम्हारा, आशिता बोली, जब 2 मिनट बाद भी कुछ नहीं हुआ। अरे अब फेंको भी उस फिर उनके देखते ही देखते उस बालों के गुच्छे में आग लग गई। वो अब भी कबीर की हथेली पर रखा हुआ था, मगर उसे जरा भी आग की तपिश महसूस नहीं हो रही थी। वो गुच्छा जलकर धुएं में बदल गया। वो धुआं खिड़की की तरफ बढ़ा। बाहर अंधेरा था और पल भर के लिए उस खिड़की के सियाह कांच पर उन्हें घने घुंघराले बालों वाली एक सुंदर लड़की की आकृति दिखी और गायब भी हो गई। ये क्या था? आशिता चकराई से बोली। शायद निहारिका वही थी, कबीर रोमांचित स्वर में बोला। लेकिन ऐसे इस तरह मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। मुझे भी, लेकिन उसकी कहानी पढ़कर ऐसा जरूर लगा मानो वो अकेली थी। सब उससे दूर भागते थे। शायद इसलिए वो हमारे पास आ रही थी। मरने के बाद भी वह अकेली थी। गजब, ऐसे तो मैंने सोचा ही नहीं था, आशिता प्रभावित होकर बोली। तो मतलब शायद ये घर उसी का था, निहारिका और उसकी फैमिली का। हाँ, जैसे अभी कुछ देर पहले हम उसे अनन्या और उसके पति का बता रहे थे, आशिता व्यंग्य से बोली और कबीर उसे देखने लगा। क्या मतलब? आह भरती हुई आशिता एक बार फिर कुर्सी पर बैठ गई। उसने वह किताब खोली। कबीर कबीर भी सामने बैठा हुआ बोला। एक फरेब नाम की कहानी भी है इसमें। वो एक कपल की कहानी है जिनकी कुछ ही दिनों पहले शादी होती है। दोनों ही उस शादी से खुश नहीं होते हैं और दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते हैं, एक दूसरे को मारना चाहते हैं। शुरुआत में दोनों को ही एक दूसरे के इरादों की भनक नहीं लगी और जब लगी तब तक देर हो चुकी थी। आशिता ने पढ़ते हुए कबीर की तरफ देखा, जो मुंह फाड़े उसे ही देख रहा था। इसका मतलब अनन्या और गौरव? कबीर मरे स्वर में बोला। हाँ, उनकी भी कहानी लिखी है इसमें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर कहानी पसंद आ रही हो तो इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी इस कहानी का मजा ले सकें।